नल पुराण इतिहास के एपिसोड 155 में आप सभी विद्वानों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट है और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान सौमेंद्र कुमार शर्मा, जो राजनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और वो लिखते हैं, गुरुजी नमस्कार। मैं सौमेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी के साथ आपके सभी नल पुराण इतिहास के एपिसोड 1 से लेकर के 154 तक के देख चुका हूं। गुरुजी, आपके एपिसोड देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है। आपके एपिसोड बहुत अच्छे लगते हैं। वो आगे लिखते हैं, गुरुजी एक बात बताने का कष्ट करें कि जब नर सुल्तान भात देने गए थे तो वो अपनी बहन के नाती के यहां भात देने क्यों गए, जबकि भात तो भांजे का दिया जाता है। आपने श्रीमान सौमेंद्र कुमार शर्मा जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में और विशेषकर क्षेत्रों पर भी आधारित है ये बात कि जब बहन के नाती का विवाह होता है, पुत्र का होता है, वो भांजा हो जाता है, और जब बहन के नाती का भात होता है तो वहां भी भात देने का हक होता है, और वहां बड़े भातई के नाम से जाना जाता है। जो भांजे के विवाह में भात देते हैं वो तो भातई कहलाता है, लेकिन एक दूसरा शब्द और है बड़ा भातई। तो वहां बड़े भातई के रूप में नर सुल्तान ने भात दिया। आगे लिखते हैं श्रीमान सौमेंद्र कुमार शर्मा जी कि गुरुजी एक बार मेरा नाम भी चैनल पर प्रसारित करने की कृपा करें। तो श्रीमान सौमेंद्र कुमार शर्मा जी, मैंने आपका नाम मेरे चैनल से प्रसारित कर दिया है। आपका मैं बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 154 एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 154वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दोनों बंगाले की लड़कियां रुकना और सुकना राजा नल के नाती, ढोल कुमार के नाती इंद्रपाल का और नर सुल्तान का अपहरण करके ले जाती हैं। दोनों को तोता बना करके अपने साथ ले गई। जब प्रातः काल हुआ, दिन निकला, उजाला हुआ, तो ढोल कुमार देख रहे हैं कि जहां बरना का तंबू है, दूल्हे का तंबू है, उस तंबू में ना तो कुछ चहल पहल है और ना वहां कोई पहरेदार दिखाई दे रहा है। ढोल कुमार उस तंबू पर आए क्योंकि ढोल कुमार पहले ही जानते थे, बंगाली से परिचित थे। ढोल कुमार ने उस तंबू पर आकर देखा तो वहां नर सुल्तान और उसका प्रपौत्र नाती इंद्रपाल नहीं था। ढोल कुमार ने अपने सैनिकों से पूछा, परंतु किसी ने कोई भी जानकारी उनके बारे में नहीं दी। महाराज ढोल कुमार ने इधर उधर सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और मेरे प्रपौत्र का और नर सुल्तान का दोनों का पता करो। चारों तरफ घुड़सवार योद्धा दौड़े, परंतु कहीं भी कोई पता नहीं चला। जब कोई पता नहीं लग पाया, निराश हो करके सैनिक लौट आए। तो देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार के पास केवल एक चारा शेष रह गया, और वो चारा था उसकी माता गजमोतनी। ढोल कुमार ने अपनी माता गजमोतनी का स्मरण किया, और गजमोतनी ने जब ढोल कुमार का आह्वान सुना तो गजमोतनी अपने वचनों में बंधी हुई थी, जबकि राजा नल और दमयंती रानी स्वर्गवासी हो गए थे, अपने परम धाम को पधार चुके थे। फिर भी गजमोतनी उनका साथ दे रही थी। गजमोतनी का वादा था कि जब तक नरवरगढ़ रहेगा तब तक मैं नरवरगढ़ में साथ दूंगी, नरवरगढ़ की गद्दी का जो गद्दी पर बैठेगा उसका साथ दूंगी। श्रोताओं, गजमोतनी आकर के उपस्थित हुई और बोली, बेटे अब क्या समस्या आ गई? अब तो मैं वृद्ध हो गई, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। ढोल कुमार कहने लगा कि माता,
जब मेरे पिता महाराज नल आपके बिना कोई युद्ध नहीं जीत पाए, तो फिर अब मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है। मैं स्वयं वृद्ध हो गया, अब आपके बिना मेरा सहारा कौन होगा? और आपके ये प्रपौत्र देख रही हो माता, ये बहुत बलहीन हो गए हैं, इतने शक्तिशाली नहीं रहे। गजमोतनी कहने लगी, बेटे कोई बात नहीं है, बता क्या बात है? कि माता तुम जानती हो ये वही बंगाला है, यह न जाने कितनी बार हमारे बरनाओं की चोरी हुई। जब जब हमारी बारात बंगाले से निकली तो इस बंगाले के मेढ़े पर हमारे राजकुमारों की चोरी होती है। और अब भी मेरा प्रपौत्र और नर सुल्तान दोनों का अपहरण हो गया है, दोनों का कोई पता नहीं है। गजमोतनी बोली, बेटे एक पहर के अंदर मैं तुझे ये बता दूंगी कि तेरा प्रपौत्र, तेरा नाती और नर सुल्तान कहां है। देखिए श्रोताओ, गजमोतनी ने अपने वीरों को बुलाया। गजमोतनी के पास 4 वीर थे और वो लास्ट तक रहे। चारों वीर गजमोतनी के सामने उपस्थित हुए। गजमोतनी से कहने लगे, महारानी आपने हमें क्यों बुलाया? बुलाने का प्रयोजन क्या है? गजमोतनी कहने लगी कि जब तक नरवरगढ़ रहेगा तब तक मुझे इसकी सेवा करनी है। नरवरगढ़ की गद्दी पर यह वंश जब तक राज्य करेगा तब तक मुझे इस वंश की सेवा करनी है। मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए तुम जाओ और देख करके आओ कि नर सुल्तान कीचकगढ़ के महाराजा और मेरा प्रपौत्र इंद्रपाल कहां है, दोनों का पता करके आओ। देखिए श्रोताओं, चारों वीर उन दोनों को खोजते हुए चल देते हैं। दोनों बंगाले में, चारों वीर बंगाले में प्रवेश करते हैं। अब उधर का हाल सुनिए। दोनों सहेली रुकना और सुकना नर सुल्तान को और इंद्रपाल को तोता बना करके ले आई। प्रातःकाल हुआ तो दोनों एक साथ इकट्ठी हुई और कहने लगी कि बहन, इन दोनों तोताओं को हम फूल बाग में लेकर के चलते हैं, बगीचे में भ्रमण करने के लिए चलते हैं और वहां इन्हें मनुष्य बनाएंगी, इनसे बात करेंगी, इनको देखेंगी, इनको समझाएंगी कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। रुकना और सुकना मन में विचार करके नर सुल्तान और इंद्रपाल को पिंजड़ा में कैद करके दोनों चल देती हैं और दोनों उस बंगाले के नगर के बाहर एक फूल बाग था, उस फूल बाग में आ जाती हैं। फूल बाग में आकर के दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और रुकना सुकना से कहने लगी कि बहन, पहले तू तेरे पति को मनुष्य बना, फिर मैं मेरे को मनुष्य बनाऊंगी। देखिए श्रोताओं, दोनों बहनों ने, दोनों सहेलियों ने मंत्र का प्रभाव हटाया। दोनों सहेलियों ने जादू चलाया और जादू चलाने के बाद जो तोता बना हुआ नर सुल्तान था उसे नर सुल्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया और इंद्रपाल को दूल्हे के रूप में परिवर्तित कर दिया। दोनों को देख करके दोनों लड़कियां मोहित हो गई। जब नर सुल्तान और इंद्रपाल अपने असली रूप में आए तो उनसे कहने लगे, लड़कियों तुम कौन हो और हमें कहां ले आई? तुम नहीं जानती कि इसका विवाह होने जा रहा है, ये मेरा भांजा है, मेरे बहन का नाती है और इसका विवाह है, इसका हरण करके क्यों लाई और फिर मुझे भी साथ ले आई। दोनों सहेली कहने लगी कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम्हारा विवाह वहां नहीं होगा, अब तो तुम्हारा विवाह हमसे होगा। तुम दिन में तोता बन करके रहोगे और रात्रि में मनुष्य बनोगे। नर सुल्तान और इंद्रपाल दोनों एक दूसरे के चेहरों की तरफ देख रहे हैं। तब तक देखिए श्रोताओं, चारों वीर घूमते हुए उसी बगीचे में आ जाते हैं। बगीचे में देखा तो 2 लड़कियों ने उनको अपने चंगुल में फंसा रखा है,
उनसे बातें कर रही हैं नर सुल्तान और इंद्रपाल से। चारों वीरों ने देखा तो विचार करने लगे कि हो ना हो दोनों राजकुमार यही हैं। हमें शीघ्रता से चल करके महारानी गजमोतनी को इसकी सूचना देनी होगी। देखिए श्रोताओं, चारों वीर शीघ्रता से लौटे और महारानी गजमोतनी से कहने लगे कि महारानी, हमने अपनी आंखों से देखा है, दोनों राजकुमार बगीचे में खड़े हुए हैं। वहां दो लड़कियां हैं और वो दोनों लड़कियों से बात कर रहे हैं। रानी गजमोतनी समझ जाती है कि इस शहर की कोई महाजादूगरनी है और मुझे जाना होगा। मैं ही दोनों पुत्रों को छुड़ा सकती हूं। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी चेल का वेश धारण करती है और शीघ्रता से उसी बगीचे में जाकर के पहुंच जाती है। देखती है एक वृक्ष पर बैठ करके कि ये नर सुल्तान है और ये इंद्रपाल है। दोनों लड़के तोता से मानव बना रखे हैं, अपने असली रूप में ला रखे हैं और दोनों जादूगरनी उन लड़कों से विवाह के लिए कह रही हैं कि तुम्हें हमसे विवाह करना होगा, अन्यथा आप कभी भी हमारी कैद से नहीं छूट पाओगे। रानी गजमोतनी ने उन दोनों लड़कियों को देखा तो गजमोतनी कहने लगी कि ठहरो, मैं तुम्हें इनसे विवाह कराती हूं। गजमोतनी ने शंकर भगवान का स्मरण किया, माता भवानी का स्मरण किया और अपना शरीर परिवर्तित काया पलट मंत्र उन दोनों लड़कियों पर चला दिया। और जैसे ही गजमोतनी का जादू उन लड़कियों पर प्रभावी हुआ तो दोनों लड़की घोड़ी बन जाती हैं। दोनों का शरीर घोड़ी में तब्दील हो गया। रानी गजमोतनी नर सुल्तान और इंद्रपाल के आगे आकर के खड़ी हो गई। दोनों से कहने लगी कि बेटे, मैं तुम्हारी दादी गजमोतनी हूं, घबराने की जरूरी नहीं है। इन दोनों जादूगरनियों को मैंने ही घोड़ी बनाया है अपने जादू के प्रभाव से। तुम शीघ्रता करो, इन दोनों घोड़ियों पर सवार हो जाओ और दोनों को लेकर के इस बंगाले से बाहर निकलो पहले, फिर पीछे कुछ और देखा जाएगा। बैठ जाइए इनकी पीठ पर। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी के आदेशानुसार नर सुल्तान और इंद्रपाल उन दोनों घोड़ियों पर सवार हो जाते हैं और दोनों को दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं बंगाले से बाहर। दोपहर का समय लगा और दोनों राजकुमार बंगाले से बाहर आ गए, क्योंकि बंगाला कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा देश था। संपूर्ण देश जादू से भरा हुआ था। जब बंगाले के मेड़े पर आए तो उनके साथ साथ रानी गजमोतनी भी आ रही है। दूर से ही देख करके ढोल कुंवर समझ जाता है कि मेरी माता गजमोतनी ने अब भी मेरी सहायता की है, अन्यथा हम यहां कुछ नहीं कर सकते थे। हमें तो यहां वर्षों व्यतीत हो जाते, लेकिन पुत्रों का कोई पता नहीं लगता और हम कभी भी इनका विवाह नहीं कर पाते। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी ढोल कुंवर के पास पहुंची, कहने लगी, बेटा, ये तुम्हारे दोनों पुत्र डाटगी और ये दो लड़कियां हैं जो घोड़ी बनी हुई हैं। इन दोनों को तुम तुम्हारे साथ बंगाले ले जाओ। इन दोनों को तुम तुम्हारे साथ चक्रकोट ले जाइए। आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों लड़कियां तुम्हें काम देंगी। मैं तुम्हें इनका उपयोग बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं चक्रकोट में तुम आसानी से विवाह नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों घोड़ियों पर सवार होकर के ये दोनों राजकुमार चलेंगे। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ऐसा कहकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गई और दोनों घोड़ी बंधी हुई हैं, रुकना और सुकना की घोड़ी बन जाती हैं। श्रोताओं, राजा ढोल कुंवर की बारात को उस दिन भी वहीं ठहरना पड़ा, क्योंकि रात्रि हो गई। और जब दूसरा दिन हुआ तो बारात को फिर प्रस्थान का आदेश दिया। सफर करती जा रही है। कई दिन का सफर करने के बाद बंगाले को पार किया और बंगाले को पार करके झारखंड में, वर्तमान में वो राज्य चक्रकोट है, वो झारखंड में पड़ता है। झारखंड में उसी चक्रकोट
नगरी के आसपास पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि झारखंड का कुछ भाग भी जादू के अंतर्गत आता था उस जमाने में, वो भी बंगाले के ही अंदर आता था उसका कुछ भाग। तो देखिए श्रोताओं, जब चक्रकोट नगर में महाराज ढोल कुंवर की सेना ने प्रवेश किया, चक्रकोट राज्य की सीमा में प्रवेश किया, तो घोड़ाओं की टापों से धूल उड़ करके आसमान में छा गई। और जब धूल आसमान में देखी तो महाराज चक्रध्वज विचार करने लगे कि अवश्य नरवर के महाराजा ढोल कुंवर बारात लेकर के आए हैं और बड़े प्रतापी राजा है, मैंने उनका नाम सुना है। उनके पिताजी महाराज नल तो बामन गढ़ों को जीत करके संसार में प्रसिद्ध हैं, परंतु मैं ढोल कुंवर की शक्ति को देखना चाहूंगा कि क्या वो मुझे पराजित करेंगे या इस युद्ध में हार जाएंगे। चक्रकोट राज्य में महाराज ढोल कुंवर की सेना प्रवेश कर जाती है। चक्रकोट नगरी के मैणों पर जो सीमा होती है, उस सीमा पर सेना पहुंच जाती है। 10 लाख की फौज, 10 लाख की फौज में एक से एक बढ़कर के सूरमा और योद्धा मौजूद थे। महाराज ढोल कुंवर ने आदेश दिया कि आज का पड़ाव यहीं चक्रकोट नगरी के सीमा पर डाल दिया जाए और महाराज चक्रध्वज को एक पत्र भिजवाओ, एक सभा का आयोजन करो और उस सभा में विचार करो। देखिए श्रोताओं, वहां उपस्थित जवानों ने अपने तंबू डेरा लगा दिए। अपनी संपूर्ण सेना चक्रकोट नगरी की सीमा के बाहर रोक दी गई। राजाओं के जो शिविर होते हैं बड़े भव्य होते हैं, वहां राज दरबार बनाया जाता है, जिसको आभासी या छदम दरबार भी कहते हैं। छदम दरबार का आयोजन किया गया, आभासी दरबार बनाया जाता है टेंट लगा करके, और महाराज ढोल कुंवर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महाराज ढोल कुंवर ने अपने योद्धाओं से कहा कि राजा चक्रध्वज को सूचना भिजवाओ और उसकी पहली शर्त है वो परवाना खोलिए। देखो श्रोताओं, ढोल कुंवर ने पत्रवाहक बुलाया, पत्र लिखा, पत्र लिख करके उस पत्रवाहक को दिया और कहा कि अब तुम चले जाओ महाराज चक्रध्वज के पास। परवाना लेकर के पत्रवाहक राजा चक्रध्वज के पास गया, परवाना प्रस्तुत किया कि महाराज नरवरगढ़ की सेना आपके राज्य में प्रवेश करके आपकी सीमाओं के बाहर डेरा डाले पड़ी हुई है। आपको महाराज ढोल कुंवर ने यह सूचना भेजी है। राजा चक्रध्वज ने जब सूचना पढ़ी तो राजा चक्रध्वज बड़े प्रसन्न हुए। अपने कुछ मंत्रियों को लेकर के, पुरोहित और राज दरबारियों को लेकर के महाराज ढोल कुंवर की अगवानी करने के लिए बंगाल चक्रकोट नगरी के मैणों पर आ जाते हैं। जहां सीमा है उस सीमा पर आ जाते हैं, परकोटा के बाहर। परकोटा के बाहर, जिसको भांग का नेग भी कहा जाता है, कहीं खेत लगन भी कहा जाता है, जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। तो वहां सम्मान किया गया ढोल कुंवर का, और ढोल कुंवर से महाराज चक्रध्वज कहने लगे कि हे राजन, मेरी पहली शर्त आपको कल पूर्ण करनी होगी, क्योंकि विवाह का समय बहुत नजदीक है। पहली शर्त है 80 गज ऊपर तोरण बांधा गया है। उस तोरण को तुम्हारा ये वरना किस तरीके से उस पर चोट मारेगा, तोरण को मारेगा। देखिए श्रोताओं, तोरण मुझसे कई बार यह पूछा गया, विवाह की एक प्रथा होती है, लकड़ी का बनाया जाता है एक तोरण और उसको लटकाया जाता है दरवाजे पर। तोरण मारने के बाद ही वरना अंदर प्रवेश करता है, दूल्हे अंदर प्रवेश करता है। तोरण क्यों मारा जाता है, कब से तोरण मारा जाने लगा, इसके लिए आप मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं।
मैं इस पर आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, 80 गज ऊपर तोरण लटकाया गया है, राजा चक्रध्वज कह रहे हैं। और कल आपको तोरण के नेग के लिए तैयार रहना है। मैं मेरे दरबारियों से और सेवकों से नगर को सुसज्जित करवा रहा हूं। राजा चक्रध्वज महाराज ढोल कुंवर की अगवानी करने के बाद वापस लौट जाते हैं।